आ रही है तो बताएं। जी सर। ठीक है। तो दिस इज सेक्शन 2.6 और इसके अंदर हम लोग ये जो हमारी मिन टर्म्स होती हैं इनको लिखने का दो स्टैंडर्ड तरीके हैं, एक को हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं और एक को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो इन दोनों का फर्क भी हम लोग अभी समझेंगे और इसके अलावा ये देखेंगे कि दोनों में क्या एडवांटेज होता है, कौन सी आसान है और कौन सी मुश्किल है। ठीक है। तो मिन टर्म तो हम लोगों ने पहले ही कर ली थी कि मिन टर्म जो है वो कोई भी ये जो आपके लिटरल्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, इनको मिला के जो टर्म बनाई जाती है उसको हम लोग मिन टर्म कहते हैं। ठीक है ना। आगे वो कहते हैं एन टर्म कंसिस्ट्स ऑफ ऑल लिटरल्स इन द नॉर्मल फॉर्म और इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये हमारे जो है मिन टर्म्स हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसलिए कि प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह से जिस तरह से लिखे गए होते हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, ऑल्दो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते, ये एंड हो रहे होते हैं, लेकिन चूंकि ये लिखे इस तरह गए होते हैं तो इस वजह से हम लोग इनको कहते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों के पास एक हम टर्म यूज करेंगे जिसको हम मैक्स टर्म कहते हैं। ठीक है। तो मैक्स टर्म क्या है? इट इज एन और टर्म। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ स्टैंडर्ड सम, यानी कि इसकी मैं आगे आपको स्लाइड दिखाता हूँ। अगर इस फॉर्म में हो आपकी टर्म तो इसको हम लोग कहेंगे ये हमारी मैक्स टर्म्स है, और अगर इस फॉर्म में हो तो इसको हम कहेंगे ये हमारी मिन टर्म्स है। सो ये दीज आर द मिन टर्म्स एंड दीज आर द मैक्स टर्म्स। मिन टर्म्स जो हैं वो एंड करके बनती हैं और जो मैक्स टर्म्स हैं वो और करके बनती हैं, जो भी आपके लिटरल्स होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। और इसको डेजिग्नेट करते हैं, ये जो पहली मिन टर्म आपकी होती है इसको हम कहते हैं M0। M0 मिन टर्म है जहाँ पे x ये 0 0 0 है। फिर अगली मिन टर्म है 0 0 1। फिर अगली मिन टर्म है टिल यू गो टू 1 1 1। और यहाँ पे जो हमारी मिन टर्म बनती है उसको हम M7 कहते हैं। इसी तरह से मैक्स टर्म्स को भी हम डेजिग्नेट करते हैं 0 1 2 3 उसी तरह से ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें इसकी डेजिग्नेशन में हम कैपिटल M जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मॉल m जो है वो मिन टर्म्स के लिए है और मैक्स टर्म्स के लिए कैपिटल M हमारा इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी हो गई मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स। सर इन दोनों में डिफरेंस यही है ना जो हमने शो किया हुआ, मिन टर्म में x के ऊपर बार शो हो जाती है जब 0 होता है और मैक्स टर्म में बार शो नहीं होती जब 0 होता है। जब होती है। हाँ। अच्छा नहीं, अब हाँ चले, नहीं ये इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा हम आगे इसको चलते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है आपकी, लेकिन असल में क्या है? असल में क्या है कि each max term is the complement of its corresponding min term and vice versa। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये बार यहाँ पे ये जो टर्म है ये उस तरह से नहीं है कि ये बार नहीं शो हो रही, अगर बार होगी तो शो होगी। ये बेसिकली आइडिया ये है कि ये जो स्मॉल M0 है ये कॉम्प्लीमेंट है बड़े M0 का। एक्सक्यूज मी सर, सर विच कॉम्प्लीमेंट, लाइक वंस कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट, कौन सा कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट से मुराद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि ये टर्म M0 जहाँ पे 1 होगी वहां पे ये जो टर्म है कैपिटल M0 ये 0 होगी। जिन इनपुट्स के ऊपर M0 1 होगी ना, उन इनपुट्स के ऊपर ये वाला M0 0 होगा। ये है कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे। We can say the one's complement है। नहीं वंस कॉम्प्लीमेंट, हाँ चले वंस कॉम्प्लीमेंट। ये वो नहीं यार, वो जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना वो होते हैं मैथ्स के लिए, ये और कॉम्प्लीमेंट है। ये यहाँ पे अब जब हम कॉम्प्लीमेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट, यानी अगर 1 है तो 0 और 0 है तो 1। तो हाँ उस तरह से आप कह सकते हैं कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट ही है, लेकिन एक्चुअली ये वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है। तो गलत तरीके से वो उसको ना समझे चीज को, दिस इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, बस एक बात पूछनी थी। जो आपने असाइनमेंट में सवाल दिए हैं वो बुक से करने हैं ना हमने?
जी वो जो आपकी बुक है ना उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। ओके सर, तो सर आपने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1.4, तो उसमें 1.4 में जितने क्वेश्चन है वो सारे करने हैं? वो सारे करने हैं, बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, सो ये तो कॉम्प्लीमेंट इधर इंडिकेट हो रहा है कि जहां पे ये टर्म 1 होगी वहां पे ये वाली टर्म 0 होगी, ठीक है, ये इस तरह से। So these are called min terms and these are called max terms. ये क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट हर एक को? सर लेकिन ये इन्होंने जिस चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिया उसको 0 लिखा हुआ है, ऐसे भी तो हो सकता है जिसपे कॉम्प्लीमेंट हो वो 1 भी तो हो सकता है, मतलब 0 से 1 हुआ हो। क्या मतलब कहाँ पे 0 लिखा हुआ है? जैसे सर स्टार्ट में सारे 0 हैं, उस पे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, नीचे 0 0 1 है, तो 1 के ऊपर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट में इसका मुराद यही होगी कि जो 0 है वो कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, ओके, कॉम्प्लीमेंट से मुराद इस ये पूरी टर्म कब 1 होगी, नॉट इंडिविजुअली इनमें से कोई चीज 1 या 0 कब होगी, ये पूरी टर्म, इसको आप इवेल्युएट करेंगे। x बार एंडेड विद y बार एंडेड विद z बार, ये पूरी टर्म कहाँ पे 1 होती है? यस सर, दिस इज नोटिसेबल के ही रेज द गुड पॉइंट कि देखें ना, जहाँ पे बार है ना वेरिएबल्स के ऊपर, वहाँ पे 0 मेंशन किया हुआ है, तो ये क्या सिनेरियो है? कहाँ पे 0 मेंशन किया हुआ है? नहीं, ऑफ कोर्स देखें, ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑफ कोर्स यहाँ पे देख लेना, ये है x 0 है, y 0 है और z 0 है, तो इस टर्म को जब मैं लिखूंगा तो मैं इसको इसी तरह लिखूंगा x बार y बार z बार। यहाँ पे 0 0 1 है तो मैं इसको लिखूंगा x बार y बार z। तो ये टर्म्स बिल्कुल इनके साथ ही है, यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा x y z। तो मिन टर्म्स तो एज इट इज इसी तरह से आएंगी, ठीक है। ओके हाँ, सर। अलबत्ता जो मैक्स टर्म्स हैं वो इस हिसाब से नहीं आ रही, वो इसके ऑपोजिट में आ रही हैं। समझ लें इस पे डे मॉर्गन्स थ्योरम एक तरह का लगा हुआ है, तो जहां पे ये टर्म है इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म है वो ये है, ओके। श्योर सर। हाँ, लेकिन एक्स वाई जी की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से आ रही हैं, और ये मिन टर्म्स बिल्कुल इसके मुताबिक है, लेकिन मैक्स टर्म्स इसके मुताबिक नहीं है, एक्स वाई जी के मुताबिक। वो इस टर्म का कॉम्प्लीमेंट है, उसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो ये बनता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया सर? ओके सर गॉट इट। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन था? नो सर, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि जो आपका एक बुलियन फंक्शन है, कोई भी बुलियन फंक्शन जो आपको दिया गया है, उसको हम लोग 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ट्रुथ टेबल है, ये जो आपके नीचे बना हुआ है ट्रुथ टेबल, इसमें ये बुलियन फंक्शन f1, फॉर एग्जांपल ये आपका f1 फंक्शन है, f1 को आप ट्रुथ टेबल से भी बता सकते हैं। सो यू गो थ्रू ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ x y z एंड यू फाइंड आउट कि ये जो f1 फंक्शन है ये किन इनपुट्स के ऊपर 1 होता है और किन इनपुट्स के ऊपर 0 होता है। तो वी फाइंड आउट, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाते हैं इस इक्वेशन में ऊपर x y और z की, ठीक है, और उन वैल्यूज के मुताबिक हम लोग इस फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं, तो ये आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये f2 फंक्शन है, इसकी ये इक्वेशन है, इसके अंदर भी हम क्या क्वेश्चन? यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो एक्चुअली देखें जरा, फंक्शन 1 हाँ के अंदर और फंक्शन 2 के अंदर, लाइक वी आर सीइंग के x y एंड c आर गेटिंग एंडेड विद ईच अदर, ठीक है, हाँ 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 दैट इज द केस ना, और बाकी आर लाइक द प्लस इज द टू ऑफ देम आर गेटिंग ऑड विद ईच अदर, हाँ, ये केस है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही केस है। यानी ये पूरी टर्म पहले आप एंड करेंगे, ठीक है, इसको इवेल्युएट करेंगे एंड करके क्या बनती है। तो पहले मैं देखूंगा, अच्छा एक्स, ये जो पहली टर्म है सारे तीनों 0 है, तो ये बन जाएगा 1 1 0, तो ये पहली टर्म 0 बन जाएगी। फिर मैं अगली टर्म लिखूंगा x y बार z, सो x 0 है
तो ये भी 0 बन जाएगी। फिर अगली टर्म में लिखूंगा XYZ जो है ये भी 0 है। तो दैट मीन्स के अब मैं 0 0 0 को और करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। तो 0 0 0 के लिए फंक्शन आपका 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये कॉम्बिनेशन लूंगा 0 0 1, x 0 है, y भी 0 है और z 1 है, और उसको इस इक्वेशन के अंदर फिर डालूंगा और इनको एंड करूंगा, फिर जो आंसर्स आ रहे होंगे उनको और करूंगा, तो फिर मेरे पास कोई आंसर आएगा वो यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से 1 बाय 1 में चलता जाऊंगा, ठीक है। सर आप जरा फोर्थ लाइन में है ये जिसमें 0 1 लिखा हुआ है ना, हाँ फोर्थ हाँ ठीक है सर। अगर अब देखें, अगर अब हम इनको इक्वेशंस में पुट करते हैं, ठीक है, एंड हाँ, लाइक F1 की इक्वेशन में ना, यस सर, F1 की इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, ठीक है, और कर दिया। सर हमारे पास 3 एंटिटीज आ रही हैं, ठीक है, और करने के लिए, ऐसे ही है ना, हाँ मतलब हाँ सारी पुट करने के बाद, तो सर तीनों हाँ, को जब हम और करेंगे उसके बाद हमारे पास ये मतलब लेट्स से कि अगर ये मतलब आंसर आएगा। हाँ, तीनों को और करने के बाद जो आंसर आएगा ये वो होगा, ठीक है सर, ठीक ठीक है ना। तो थैंक पहले यू। तो आप वैल्यूज डालें ना इसके अंदर। मसलन ये टर्म क्या बनेगी, x बार जो है वो बन जाएगा 1, y बार जो है वो 0 बन जाएगा, तो ये तो एकदम 0 हो गई, ठीक है। फिर हम अगली पे आ जाते हैं, हम देखेंगे x है 0, ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी x 0 है, ये 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर वैसे ही 0 आ जाएगा। यस सर। जब तक इनमें से कोई एक टर्म 1 नहीं होगी ना, तब तक इस फंक्शन का आंसर 1 नहीं आएगा। यस सर। सर सेकंड टर्म जो है वो 1 ही बन रही है। सेकंड टर्म किसमें, इसमें तो नहीं बन रही। 100 फर्स्ट में, F1 में। F1 में सेकंड टर्म तो ये है ना, x y बार z। यस सर, 100 तो नहीं बन रही। इसमें जब x c 0 है तो ये 1 किस तरह बन गई, एंड हो रहा है ना, सर x 0 0 तो है। हो नहीं, इस पे बार होगी मिड एक टर्म। बार कहाँ है, जो इक्वेशन है वो आपने फॉलो करनी है ना, x के ऊपर कोई बात नहीं है, तो x की एक्चुअल वैल्यू आएगी। यार जब उसने वैल्यूज दे दी हैं और ऊपर अगर बार डाल देता तो तुमने उसको नेगेट करना है। हाँ, अभी तो आपने तो जो वैल्यू है आपने वो डाली है ना, अगर x उसने सीधा लिखा हुआ है तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे आपने वो डालनी है, तो यहाँ पे आप 0 डालेंगे इसकी वैल्यू, ओके सर। यहाँ पे भी आप 0 डालेंगे, यहाँ पे y की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 1, z की भी वैल्यू आ जाएगी 1, लेकिन चूंकि एक 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है हर एक को? यस सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा, सो हम लोग वही वाली बात है कि इसको फिर हम सम ऑफ मिन टर्म्स के तौर पे भी लिख सकते हैं, कि हम ये पिक करेंगे कि ये इक्वेशन थी, या आपको ये मिन टर्म्स दी गई हो सकती हैं, कि फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो कि f1 इज इक्वल टू m1 प्लस m4 प्लस m7। अब आप सोचेंगे यार ये m4 m1 m7 क्या है, तो इसके लिए आपको जो है ये प्रीवियस टेबल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि m1 क्या है, m4 क्या है और m7 क्या है। तो m7 xyz है, m4 xy बार z है और m1 जो भी है x बार y बार z है। तो ये अगर इस तरह से गिवन हो तो आपके प्रीवियस टेबल है उससे वो मिन टर्म्स जो है उनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो फंक्शन है इसमें ये मिन टर्म्स हैं, तो ये मिन टर्म्स आप पिछले टेबल से ले लेंगे। जी जी जनाब। जो सर जो ये साथ में उन्होंने फंक्शन टेबल 2.4 में जो उन्होंने x y z की वैल्यू दी हुई है, तो इनको नहीं हमने देखना जो इधर नीचे दी हुई है, इनको ही तो देखना है, इन्हीं वैल्यूज से ही तो ये फंक्शन इवैल्यूएट हो रहा है, ये इनपुट्स है ना। लेकिन m1 और m4 आपने कहा वो पिछले टेबल से देखने, वो अगर आपको खाली m1 गिवन है तो m1 क्या है, m1 है x बार y बार c, ये आपको पता होगा तो आप इसमें वैल्यूज डालेंगे ना इनकी। समझ रहे हैं सर? वो तो ठीक है, अब देखें ना जो m1 की वैल्यू है वो जो m1 और m4 की वैल्यू पिछले टेबल में थी वही इधर ही है ना, x y z। यार m1 तो सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि m1 है क्या, m1 इज इक्वल टू
एक्स बार वाई बार जी। ओके 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 ठीक 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 है, अब आपने एक्स और वाई और जी की तमाम वैल्यूज इसमें डालनी है। यस, तो सारे M1 हमने बस कॉम्बिनेशन। सिंपली पहले ये देखना है कि M1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक्स बार वाई बार जी बिल्कुल, बार को। ठीक। हाँ हाँ। और फिर M4 किसको कर रहा है, M7 किसको कर रहा है। फिर आप उसको इस फॉर्म में ले आएंगे, इस फॉर्म में। फिर इस फॉर्म में आप वैल्यूज डालना शुरू करेंगे यहाँ इस टेबल से पिक करके। अब तमाम वैल्यूज डालेंगे तो फिर आपके पास ये टेबल बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन फंक्शन। अगेन ये कह रहा है, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वो मिन टर्म्स जिन पे वो फंक्शन जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, सो अगर इसका असूल ये बनता है कि अगर मेरे पास फंक्शन था जिसमें ये मिन टर्म्स थी M0, M2, M3, M5 और M6, और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इस फंक्शन का मैंने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो ये सारा यहाँ पे प्रूव करता है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो है एक फंक्शन जिसमें वो तमाम मिन टर्म्स आ गई हैं एंड होके जो आपकी मैक्स टर्म्स के इक्विवेलेंट है। यानी कि आप देखें, ये फंक्शन था ना M0 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M5 प्लस M6, इसका कॉम्प्लीमेंट बना है M0, M2, M3, M5, M6, लेकिन एंडेड है और मैक्स टर्म्स हैं, यानी M ये कैपिटल M वाला है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट लेने का ये मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया कि अगर आपके पास ये फंक्शन है तो आप इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें तो आप इसकी मैक्स टर्म्स ले लें और उनको एंड कर दें, तो वो फंक्शन आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, क्लियर है हर एक को? सर एक दफा दोबारा बता दे तो समझ नहीं आई। देखिए, आपके पास कोई भी फंक्शन है ना, मसलन यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक लेट्स से आपको मैं एक फंक्शन देता हूँ, ये वाला F1, ठीक है, और मैं कहता हूँ इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट लेके देखा है। कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ये जो फंक्शन है ना आपका F1, ये जहां जहां पे 0 हो रहा है वो वहां पे वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है वो इस तरह से आएगा, राइट? सो नाउ अब आपने इसका फंक्शन बनाना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। उसको कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका ये है कि आप इसकी देखें कि इसकी मिन टर्म्स कौन कौन सी हैं। M1 है, M4 है और M7 है, ठीक है, और ये और हो रही हैं। तो आप इसकी मैक्स टर्म्स ले लें, M1, M4 और M7 है, उनको एंड कर दें। तो मैक्स टर्म्स क्या है? ये वाली आपकी मैक्स टर्म्स है। तो मैक्स टर्म्स को एंड करने से जो रिजल्ट आपके पास आएगा, जो फंक्शन आपके पास आएगा, वो बेसिकली आपका यानी कि उसका वो होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, वो आपके फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा, मिन टर्म का नहीं, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट। ओके ठीक है, a sum of min terms any boolean function can be expressed, वो कहते हैं कि कोई भी जो boolean function है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं as a sum of min terms, यानी ये जो ऊपर वाली फॉर्म है ना, इसको हम लोग कहते हैं as a sum of min terms. Sum meaning oring of terms, so ये और है, so sum से मुराद प्लस नहीं है और है, तो meaning oring of terms, या आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, प्रोडक्ट मीनिंग एंडिंग ऑफ टर्म्स, यानी कि या आप उसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप कोई भी अगर आपके पास फंक्शन हो तो उसको आप दोनों फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या सम ऑफ मिन टर्म्स में या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में।
और जब फंक्शन इस तरह से एक्सप्रेस्ड होता है तो इस फंक्शन को हम कहते हैं, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अच्छा सर, व्हेन इट इज, हाँ जी सर ये देखें ना, जिस तरह अब ये देखें F1 में इसने दे दिया हमें M0 से अप टू M2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ठीक है। इसने ये हमें कह दिया कि इसका लेना है हमने कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही है, नहीं, हाँ यहाँ पे तो इसने कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही लिखा ना। तो हाँ। अब M1 M0 M2 M3 M5 M6 मिन टर्म्स की जगह मैं मैक्स टर्म्स लिखूंगा, हाँ, ठीक है, और उनको एंड कर दूंगा। और इनको एंड करूंगा। हाँ यही केस है ना? हाँ, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। यस अब सर। हम आगे चल पड़े, अब हम कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स दोनों की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी यस फंक्शन जो है ऊपर वाली फॉर्म में भी और नीचे वाली फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट तो एक बात होगी ना, कैसे कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो क्या करेंगे। अब यस हम सर। कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन जो इस तरह से एक्सप्रेस्ड हो उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं एक अच्छा, अब देखें कि वो एग्जाम्पल 2.4 आप लोग देखें, वो कहते हैं कि एक्सप्रेस f इज इक्वल टू a और bc है एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये कैनोनिकल फॉर्म के अंदर नहीं है, यानी कि इसके अंदर मिन टर्म पूरी नहीं है। मिन टर्म जो होती है ना, अगर इसमें 3 वेरिएबल्स हैं a b और c, तो हर टर्म में वो तीनों वेरिएबल्स होना लाजमी है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि पहली टर्म में खाली ए है, बी और सी नहीं है। दूसरी टर्म में बी और सी है लेकिन ए नहीं है किसी भी फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि ये कैनोनिकल फॉर्म के अंदर नहीं है। इसकी मिन टर्म्स अब हमें देखनी पड़ेंगी कि ये क्या मिन टर्म्स बनती हैं, यानी कि इसको किसी तरह से हमने एक्सपैंड करना है ताकि ए के साथ बी और सी भी लगे और बी और सी के साथ ए भी लगे। ठीक है, ताकि हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकें। अब जी, थोड़ा समझा देंगे ये मिड टर्म्स क्यों नहीं है, समझ नहीं लगी। ये मिन टर्म होती है जिसके अंदर तमाम वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह ये मिन टर्म्स हैं। देखिए ना, इसमें हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स है ना। सर लेकिन सर इसमें तो उसने में एक ही टर्म दी हुई है और उसमें तीनों नहीं है, a प्लस बी सी। नहीं, ये मिन टर्म तो ये है ना, प्लस को छोड़े ना, ये है मिन टर्म, क्या होता है और ये ए है खाली। सर? होता क्या है मिन टर्म? यार, मिन टर्म होता है जो आपके ना सारे वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन था। अभी तो हमने देखे मिन टर्म क्या होते हैं आप लोगों को। ये मिन टर्म्स है आपकी, ये मैंने अभी ज्वाइन किया, जरा दोबारा बता दे मिन टर्म्स क्या होता नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आपने ज्वाइन किया है, आप लेट हुए हैं, अब आप है। सर 2 सफर करें। मिनट मैं ये आपके लेट होने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना सर, वो नमाज का वक्त था। यार। आप लेक्चर सुने गौर से ताकि आपको फिर सारा समझ आए, ठीक है। इफ यू ज्वाइन लेट तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं फिर सारी क्लास, मैं अगर ये दोबारा लेक्चर रिपीट करूंगा तो बाकी क्लास का टाइम भी तो लगेगा ना उसके अंदर, हमने आगे भी तो चलना है। अच्छा, अब ये सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि ये वाली जो है, ये मिन टर्म्स जो हैं, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं लिखी हुई, यानी कि यहाँ पे जो मिन टर्म है उसमें खाली ए आ रहा है, तो ए तो नहीं है ना, हमें साथ बी और सी भी चाहिए। कुछ क्लियर हुआ? सर तो एक दफा दोबारा काइंडली। सर वो Yes, sir. क्योंकि एक मिड टर्म में यहाँ तो और होता है, यहाँ तो एंड होता है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि एक मिड टर्म ये एक लैडर टर्म है और ये एक लैडर टर्म है। तो इसमें पहली टर्म में सिर्फ ए और दूसरी में बी और सी है। देखिए, ये बिल्कुल ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये इस फॉर्म में हमने इसको लेके आना है। इस फॉर्म और इस फॉर्म को देखें, इनमें दोनों में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है?
सर वो एक ही में है वो, मतलब उसका बाकी तो यस सर, इसमें पहली टर्म में बी और सी नहीं है, सेकंड वाली में ए नहीं है साथ। ये प्रॉब्लम है। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम इनको मिन टर्म्स के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। इसको तो नहीं कर सकते ना। ए कौन सी मिन टर्म है? ए M1 है, M2 है, M4 है, M5 है, क्या है ए? अगर मैं आपसे पूछूं, आप नहीं बता सकते ना कौन सी मिन टर्म है ए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसी तरह से बी सी बार को भी आप नहीं बता सकते कि इनमें से ये कौन सी मिन टर्म है, क्योंकि मिन टर्म्स जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, मिन टर्म्स में तो सारे वेरिएबल्स है ना। ये अगर आप देखें, हर मिन टर्म में तीनों वेरिएबल्स हैं। तो खाली मैं अगर x लिख दूं है यहाँ पे, और मैं आपसे पूछूं x कौन सी मिन टर्म है, तो आप नहीं बता सकते ना कि x कौन सी मिन टर्म है। सर लेकिन दो वेरिएबल्स की हो सकती है मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स। नहीं, जब तक तीन ना हो तब तक नहीं हो सकती। सर ऐसा क्यों है? भाई ये मिन टर्म की डेफिनेशन आप देख लेना। मिन टर्म m0 है, x बार, y बार, z बार। अगर खाली x बार और y बार मैं आपको दे दूं, तो मैं आपसे पूछूं ये कौन सी मिन टर्म है, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से, इस टेबल से? कौन सी दोबारा बताइएगा? अगर मैं कहूँ x बार, y बार, यस सर। ये कौन सी मिन टर्म है? सर उसका तो 3 के हिसाब से है, इसलिए। तो यही मैं बात कर रहा हूँ ना। जब तक तीसरा नहीं होगा तब तक तो आप नहीं बता सकते। खाली x बार y बार देखेंगे तो x बार y बार तो यहाँ पे भी है, और x बार y बार यहाँ पे भी है, M0 भी है और M1 भी है, ठीक है ना। तो अच्छा जब तक ये z नहीं इसके साथ लगेगा, आप ये तो नहीं बता सकते ना कि ये कौन सी मिड टर्म है। समझ आ गई सर, सर समझ आ गई। सर मिन टर्म्स के लिए तीन, मतलब एक्स वाई जी तीनों का होना जरूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब so so now we come to our original problem जहां से हम स्टार्ट हुए थे, कि अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ए और बी सी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसको सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखना है, सम ऑफ मिन टर्म्स। तो जब तक कि इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे कि इसमें तमाम वेरिएबल्स आ जाएं, तब तक हम इसको लिख नहीं सकते। तो इसको हम लोगों ने अब एल्जेब्रिक जो रूल्स हैं हमारे बुलियन एल्जेब्रा के, उनके मुताबिक इनको जो है वो सॉल्व करना है। यानी इसको एक्सपैंड इस तरह से करना है कि इसमें तीनों वेरिएबल्स तमाम टर्म्स के अंदर आ जाएं। अब आप देखिए कि उसने इसको किस तरह से एक्सपैंड किया है। सो गो थ्रू दिस एंटायर थिंग एंड सी व्हाट ही हैज डन, कि वो इसको फाइनली इस फॉर्म में लेके आ गया। या आप पेपर पेंसिल निकालें और जरा इसको करें। सर ये इसने पोस्टुलेट्स यूज किए हैं? ऑस्टुलेट्स यूज किए हैं, बहुत सारी चीजें यूज की हैं। मसलन उसने ए के साथ एंड कर दिया है बी प्लस बी बार को। बी प्लस बी बार जो है वो हमेशा वन ही वन। रहता है। यस तो सर। इसका मतलब उसको एंड वन को एंड करें ए के साथ तो ए ही आंसर आता है। तो इसका मतलब मैं ए के साथ एंड कर सकता हूँ बी प्लस बी बार, ठीक है। यस सर। फिर उसने आगे प्लस बी सी लिखा है। फिर उसके बाद देखें उसने आगे क्या किया है। ये जरा करें ना आप लोग, इसको एक्सपैंड करें और पूरा जरा समझ के इसकी पूरी मिन टर्म्स बनाएं।
यार 02 आप अपना माइक बंद कर दो यार। हाँ, ये किसी का मुस्तकिल शोर हो रहा है। अच्छा सर, मैंने अभी तक थ्रू आउट जहाँ तक नोट किया है तो ये बी प्लस बी डैश वाला, ये वाला जो पोस्टुलेट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, ये काफी काम काम का है, इसको आप काफी जगह जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं। सर अच्छा, बाकी यूज में तो हाँ मोस्टली ये ज्यादा यूज होता है। बिल्कुल। तो ये बाकी क्लास को भी अब कुछ क्लियर हो गया किस तरह से इसने इसको एक्सपेंड करके तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लेके आया है, छोटे मोटे Yes, पोस्टुलेट्स sir. को डाल के ना तो उसने उसको बना दिया। Yes, sir. अच्छा, अब जब हमारे पास ये इस फॉर्म के अंदर आ गया ना तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी मिड टर्म्स हैं। तो ए बी सी M1 है, ए बी सी बार M4 है, ये वाली ए बी बार सी M5 है, ए बी बार सी बार M6 है, और ए बार बी बार और सी ये M7 है। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पहले मैं नहीं लिख सकता था क्योंकि खाली इनसे मुझे कोई मिड टर्म्स का नहीं पता चल रहा था। अच्छा, इसका जो है एक और भी तरीका है जो इससे आसान है, अगर आपको ये एक्सपैंड करके एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन मुश्किल लगती है तो उसका तरीका ये है कि आप इसका ट्रुथ टेबल पहले बना लें इस फंक्शन का, ठीक है। तो इस फंक्शन में ए बी सी है, सो यू गो थ्रू ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी सी जैसा मैंने बताया था। ए को पहले 0 कर दें, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ए को 1 कर दें, 0 0 0 1 1 0, ये इसके 8 कॉम्बिनेशंस बन गए। और इन 8 कॉम्बिनेशंस के ऊपर आप देखें कि आपका जो फंक्शन है ये ए और बी सी बार ये कहाँ कहाँ पे 1 है, ठीक है। तो वैल्यूज डालते जाएं, मतलब ए 0 है, ऑड विद बी भी 0 है, तो इसका मतलब है कि ये पहले पे तो ये 0 होगा। फिर आप ये वाली वैल्यूज इस फंक्शन में डालें, यानी इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये गिवन फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर अब आप a0 b0 और c1 ये डालें और इवेल्युएट करें तो आपको पता लगेगा ये फंक्शन यहाँ पे बन है। फिर इसी फंक्शन के अंदर डालें a0 b1 और c0 एंड सो ऑन। सो सारी वैल्यूज डाल दें तो आपको पता लग जाएगा कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे बन है। जब आपको ये फंक्शन पता लग जाएगा कहाँ पे बन है तो वहां से आप मिन टर्म्स पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बन है यहाँ पे सबसे पहले। तो ये मिन टर्म कौन सी बनी, ए बार बी बार सी, फिर प्लस ये फंक्शन यहाँ पे है, ये टर्म बन गई ए बी बार सी बार एंड सो ऑन। तो ये यहां से भी ये टर्म, ये जो टर्म्स आई हैं ये आप यहाँ ट्रुथ टेबल से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सर यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है। कौन सी वाली? सर ये बी और सी के ऊपर सर वो था बार, इधर बी बार सी होया हुआ है सेकंड लाइन में सॉल्यूशन। अच्छा, शायद हाँ हो सकता है हो। पर क्वेश्चन में देखिए सर बी सी बार है और नीचे आया बी बार सी। यस सर, ऊपर ठीक है, इसमें हाँ सी पे बार देखिए, इसने बी बार डाला हुआ। ठीक है यार, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग तो बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं तो बड़ा खुश हुआ इस बात पे, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और है कि ना कई दफा आपको ये गिवन होगा इस तरह भी फंक्शन लिखा हुआ आपको दिया जा सकता है, यानी f इज अ फंक्शन ऑफ abc, ये समेशन का साइन होता है, समेशन 1 4 5 6 7। तो इसको देख के आपने परेशान नहीं हो जाना, ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंक्शन है m1 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है बिकॉज के वो m1 लिखता है वो उससे 1 लिख देगा, तो 1 का मतलब है मिन टर्म नंबर 1, 4 है मिन टर्म नंबर 4, और कॉमा डाल के लिखे हुए हैं और समेशन का साइन है। समेशन का साइन का मतलब है कि ये ऑड है, सारी की सारी मिन टर्म्स हाँ सम हो रहा है। तो कई दफा आपको फंक्शन आपको ना 3-4 मुख्तलिफ तरीकों से दिया जा सकता है।
यूं भी दिया जा सकता है जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये पूरा कैनोनिकल फॉर्म में भी दिया जा सकता है, या ये फंक्शन इस तरह भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। सर अगर M4 दो बार है तो उसको एक बार ही लिखते हैं? हाँ, दो दफा कभी भी नहीं आती टर्म, क्योंकि वो तो फिर उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो यानी रिडंडेंट है ना वो टर्म, तो क्योंकि उसमें जब बन होना है तो उसने हर दफा ही बन होना है, दोनों ने बन हो जाना है, तो कोई मिन टर्म रिपीट नहीं होती कभी भी फंक्शन के अंदर, वो रिडंडेंट हो जाती है एक तरह से। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, ये मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स ये यूज कहाँ पे होती हैं? लाइक वो यही तो आगे अभी बस आप वेट करें एक हफ्ता और फिर देखें इसका यूज कहाँ नहीं होता। क्या मतलब सर, एक हफ्ता? अगले लेक्चर तक ना, अगले हफ्ते तक अच्छा हम जो इस्तेमाल इनका शुरू करेंगे तो आपको लगता जाएगा कि ये हर जगह ही इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा सर, अभी तक मैंने ना ये टेबल बना के किया है क्वेश्चन, तो उसमें जो ये क्वेश्चन दिया मैंने ना 2.4 की जो दी हुई है फंक्शन, उसमें जो मिन टर्म आ रही है ना, उसमें आ रही है 2, 4, 5 और 6 और 7। तो जो इन्होंने दिया हुआ ना क्वेश्चन A प्लस A एंड B बार C, उसमें ये वाली बन रही है 1, 4, 5, 6, 7। नहीं यार, वन तो नहीं, तो आपने क्या किया? मैंने किया जो सर, मैंने जो किया ना, जो फंक्शन ऊपर दिया हुआ है एग्जांपल में, मैंने उससे किया है। आप देखिए दोनों में उन्होंने डिफरेंट दिया हुआ है, A एंड B C बार दिया हुआ है, नीचे टेबल में उन्होंने दिया हुआ है A प्लस B बार C दिया हुआ है, तो मैंने ऊपर वाले से किया। ओके, ठीक है, सही कह रहे हैं। ऊपर में जो आ रहा है ना, यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है मिशन 1, 4, 5, 6, वहाँ 2, 4, 5, 6। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि कोई उसने ना मिसप्रिंट कर दिया, A प्लस B बार C, B C बार करना था, उसने B बार C कर दिया, ठीक है। बट एनीवेज यू गेट द आइडिया कि ये टेबल किस तरह से बनाया है उसने, और एक दफा हमें टेबल बन जाए तो फिर उससे हम मिन टर्म्स अपनी पिक कर लेंगे। हाँ जी सर, अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा ना, हम उसको सोल्व करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल ठीक होगा, पेपर की फिक्र ना करें, बस आपका काम इस सब चीजों को समझना है, को परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। हाँ, परेशान नहीं, घबराना नहीं है किसी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। सर एक कंफ्यूजन मुझे हो रही है। हाँ जी बताएं। सर ऊपर हमारे पास 5 टर्म है, M1, M4, M5, M6, M7, तो नीचे आंसर में F के तो इतने ज्यादा आ रहे हैं, 0, 1, 0, 0, 1, 1 इतने ज्यादा। उससे वन ये मिन टर्म्स वो होती है जहाँ पे फंक्शन वन होता है, जीरो को नहीं, 5 ही है नीचे सर ज्यादा आंसर नहीं है। नहीं, कितनी टर्म मिन टर्म्स? 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे 5 नहीं, इधर सर देखिए ना, F1 कितनों पे है? यस सर 5 पे है ना, ये भी 5 मिन टर्म्स है। सिर्फ वो मिन टर्म्स लेते हैं जो जहां पे फंक्शन वन होता है, जीरो को नहीं लेते हैं। सर ये F में हमारा रिजल्ट आया ना, A B और C? हाँ, ये रिजल्ट है, इक्वेशन को इवैल्यूएट करके। श्योर सर। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में भी आपको फंक्शन दिया जा सकता है, या आपको कहा जा सकता है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में लिखें बजाय इसके कि सम ऑफ मिन टर्म्स में लिखें। तो उसको आप किस तरह करेंगे? उसमें वो ये कहता है कि अगर आपको इस तरह की कोई टर्म आ जाए, मसलन ये जो है ना x प्लस वाई जी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करके आप ये बना सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करना है। अब ये एक प्रॉब्लम है, अगेन एग्जांपल 2.5 है, वो कहता है एक्सप्रेस f इज इक्वल टू xy प्लस x बार z एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। सो प्रोडक्ट मैक्स टर्म्स क्या होती हैं? उल्टी होती, मतलब मैक्स टर्म जो होता है वो उसमें और आता है और वो प्रोडक्ट के तौर पे लिखा गया होता है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो यहाँ पे एक्स वाई जी पे ये और ये इसकी मैक्स टर्म्स हैं, उसी टेबल से हमने पिक की हैं, M0, M2, M4 और M5। और इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह भी
f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, और यहाँ पे ये वाला जो साइन होता है ये प्रोडक्ट का साइन होता है, वहां पे सम का था, यहाँ पे प्रोडक्ट का है, और फिर जो हमारी मैक्स टर्म्स हैं वो 0, 2, 4 और 5 हमने लिखती हैं। तो कई दफा आप इस तरह भी आपको इक्वेशन दी गई हो सकती है, ये भी आपके सामने है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला ना एक दफा ऊपर से समझ नहीं आया, ये हुआ किस तरह, बैक करिएगा जरा। यार ये देखिए, ये वाली जो चीज है ना, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू x प्लस वाई जी। अगर आप पीछे जाए ना इसके पोस्टुलेट्स के अंदर, सर तो ये आपको पोस्टुलेट्स को अच्छा पता नहीं है, आगे जो हुआ है ना, आगे वाला नहीं समझ आ रहा। केड़ा ठहर जाओ, ये क्या हुआ है सर आपकी, यस सर ये वाला। हाँ देखो, उसके अंदर उसने x प्लस वाई एज इट इज ही लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, और उसको और किया है जी बार से, तीसरा वेरिएबल भी गुजारना था ना, तो जी बार जो है वो हमेशा 0 होता है, 0 होता है, यस सर। तो 0 को हम किसी भी चीज से और करें तो वही चीज वापस आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता और करते वक्त। तो इसका मतलब मैं इसको जी बार को और कर सकता हूँ x प्लस वाई से। यस सर। इसी तरह से x प्लस जी पे उसने वाई बार को और किया है, अगेन वाई बार विल ऑलवेज बी 0, तो उसको मैंने उसके साथ और कर दिया है, तो फिर मेरे पास ये टर्म बन गई है, और फिर इसके ऊपर मैंने फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई कर दिया है, जो मैंने पहली स्टेप में किया था ना, लेकिन अब दो वेरिएबल्स के साथ इकट्ठे करके किया है, तो वो फिर ये नीचे ये बन गया। समझ आ गई समझ। थैंक यू सर। ओके, चलिए जी, लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। सर हम इसका भी ट्रुथ टेबल बना कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेक कितनी देर की है? ब्रेक है जी 10 मिनट की, 10 मिनट के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके।